सबका विशेष स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज एक खबर आई थी जिस पर हम एक डिबेट करना चाह रहे थे कि मौठ थाने की एक खबर थी। झांसी उत्तर प्रदेश में एक जगह है जहां एक पति ने एक शिकायत की थी कि उसकी पत्नी को एक लोन वाले ने बंधक बना लिया और कहा कि जब पत्नी को तब छोड़ेंगे जब तुम अपनी ईएमआई दे दोगे, हाल ईएमआई की पूरी किस्त दे दोगे। हालांकि आज झांसी की पुलिस ने, मौठ थाने की पुलिस ने इसका खंडन भेजा और उन्होंने कहा कि ये सारी खबर झूठ है। वो महिला गई थी, उसने बात की है और दोनों लोगों के बीच सहमति बन गई है और वो अब विधिवत किस्त देगी। और हाँ, जिन लोगों ने एक झूठा पोस्ट किया था, शायद उसके पति ने किया था, जिसमें सामाजिक संबंध खत्म करने की कोशिश की गई, सामाजिक सौहार्द खराब करने की कोशिश की गई, शायद लोन देने वाले और लोन लेने वालों के बीच शायद जो संबंध खराब करने की कोशिश की गई, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह कल एक खबर आई थी कि उसने, एक व्यक्ति ने यूपी सीएम के पोर्टल पर खबर डाल दी कि एक पुलिस इंस्पेक्टर उससे घूस मांग रहा है और इस वजह से उस पुलिस इंस्पेक्टर ने उसको इतना पीटा कि उसका जो टेस्टिस में प्रॉब्लम आ गई, उसके अंडकोश खराब हो गए और उसको अस्पताल में भर्ती किया गया। जबकि पुलिस कह रही है कि वो पिता झूठ बोल रहा है, उसको सिर्फ हाइड्रोसिल की बीमारी थी। ऐसे ही मध्य प्रदेश में कुछ लोग कह रहे हैं कि भिंड में एसपी ने बुला के इनको चप्पलों से पीटा, बाद में पुलिस ने कहा ये भी झूठ है। एक कोई पत्रकार है, वो बिहार में दिखा रहे हैं कि वो एसआईआर के नाम पर सब गड़बड़ हो रहा है, जबकि प्रशासन कह रहा है ये सब झूठ है और उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्य में बाधा डालने के लिए एफआईआर दर्ज की गई। तो ये जो डिबेट था आज का, वो थोड़ा सा बदल गया है। अब हम इस पर फिर कभी डिबेट करेंगे। नीरज वाजपेयी जी से पूछेंगे कि इस देश के जो यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, वो क्यों इस देश की ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस के पीछे पड़े हैं, और क्यों कोई पिता झूठ बोलता है तो उसके बेटे को मारा, कोई क्यों पति झूठ बोल रहा है कि उसकी पत्नी को बंधक बनाया, कोई एक पत्रकार क्यों झूठ बोल रहा है कि चप्पलों से पीटा, कोई एक पत्रकार कह रहा है कि क्यों सब कुछ घोटाला चल रहा है। ये तमाम चीजें हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। अगली बार कभी फिर कभी इस पर डिबेट करेंगे। नीरज वाजपेयी जी एक्सपर्ट हैं इन सब चीजों की, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन ये तय है, इन तमाम बातों से एक बात ध्यान से सुनिएगा, घर में बैठकर गांधी को गाली बकना कितना आसान है। आप सोचिए कि पवन नागर के सब इंस्पेक्टर से आप निपट नहीं पाते हैं, आपको हाइड्रोसिल हो जाता है। वो गांधी बाबा कैसे इस देश में उन लोगों से लड़ा होगा जिनके साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था। याद करिएगा, आज की रात सोचिएगा उस गांधी के बारे में, उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में कि एसपी और डीएम तो छोड़िए साहब, आप एक सब इंस्पेक्टर के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं। वो गांधी बाबा कैसे उन लोगों के खिलाफ बोलता था जिनके साम्राज्य में सूरज नहीं डूबता था। आज मैं आप सब लोगों की तरफ से परमवीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ऊधम सिंह जी का बलिदान दिवस है, मैं उनके चरणों में नमन करता हूं और अपनी बात शुरू करता हूं। नीरज वाजपेयी जी, मैं आपसे बात जानना चाहता हूं कि सारी बातें झूठ हैं, गलत हैं, लेकिन मेरी बात एक सही है क्योंकि वो मेरी खुद की घटना है। मैंने अपने बेटे की फीस भरी और मैं बाहर चला गया। आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, वो ड्यू डेट निकल गई। अचानक से एक बहुत ही बदतमीजी वाला फोन आया मेरे पास, मैं दिल्ली से बाहर था, कि वो किस्त निकल गई हो, आप फॉर्म भरिए। मैंने कहा मैं बाहर हूँ, कल आके भर दूंगा। नहीं नहीं, आज भरिए, अभी भरिए। लगभग गुंडागर्दी की आवाज में था। मैंने कहा मैं बाहर हूँ, कल भर दूंगा। कल तो मैं किसी को आपके घर भेज दूंगा। तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड में है, इसमें कोई समझौता समझौता नहीं हुआ है, ना इसमें कोई पुलिस का कोई जांच आएगी, ना क्लैरिफिकेशन होगा। इसमें व्यक्तिगत मेरा मामला है और मैं इसमें दो शिकायत करता हूं। तो नीरज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक सिस्टम क्या है, ये जो रिकवरी एजेंट्स हैं, ये गुंडे हैं, क्या हैं, बैंक इनको किस तरह से भर्ती करता है, और क्या ऐसे फोन चौकसी के पास या मालिया के पास भी गए होंगे? नीरज वाजपेयी जी। ओके, सभी लोगों को नमस्कार। मुझे एक घटना याद आ रही जो झारखंड में हुई थी, जहाँ पे एक लोन रिकवरी एजेंट ने ट्रैक्टर ही चढ़ा दिया था एक लड़की के ऊपर। ये 1-2 साल पहले की घटना है। बहुत दुखद घटना थी वो, एक फाइनेंस कंपनी की ओर से। ऐसी घटनाएं लगातार हम लोग सुनते हैं, बहुत बार आती है कि रिकवरी एजेंट आया, गुंडागर्दी किया, मारपीट किया या धमका के गया। घर में लोगों को धमकाते हैं। आज जिस घटना की वजह से हम ये शो कर रहे हैं वो तो और विचित्र थी। पत्नी को ही बैठा लिया। अब पुलिस करे नहीं, वो सही था, खैर वो अलग इशू है। देखिए, इसमें आलोक भाई एक चीज बहुत साफ है कि जो भी कंपनी से आप लोन लेते हैं उसके टर्म्स एंड कंडीशन आप साइन करते हैं, लेकिन उसमें कहीं भी आप ये नहीं लिखा पाएंगे कि आपको धमकाया जाएगा, मारा पीटा जाएगा या आपके घर के किसी आदमी को बंधक बना लिया जाएगा। ये क्रिमिनल ऑफेंस है। मैं वकील होने के नाते भी कह रहा हूं कि तत्काल उसको जेल में डालिए आप। जिस व्यक्ति ने भी आपको इस तरह की धमकी दी, मारा पीटा या आपके घर के किसी आदमी को बंधक बनाया, ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं, और ना ही ये
फाइनेंस कंपनी अपने उस कोलेटरल डॉक्यूमेंट में आपसे साइन भी कराती है। ये तो एक बात हो गई, तो ये तो बिल्कुल क्रिमिनल एक्टिविटी है। दूसरा, इसके आगे की बात ये होती है कि उस मूवमेंट का सच क्या है। आपने अपनी घटना सुनाई, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि जिसने आपको फोन किया था उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसे भी बहुत बार केस मिलते हैं कि जानबूझ के पैसे डिले कर रहे हैं, देर कर रहे हैं, नहीं दे रहे, तो वो भी है। ये बहुत क्रिटिकल है आलोक भाई। इसको, ये चूंकि इंडिविजुअल पे डिपेंड कर रहा है, ये जनरलाइज चीज नहीं है कि आप एकदम से कहते हैं कि बैंक गलत है या एकदम से कहते हैं कि व्यक्ति गलत है। केस टू केस बेसिस पे आपको इसको देखना पड़ेगा। ये बहुत टफ सिचुएशन होती है किसी के भी लिए। एज ए जर्नलिस्ट हम लोग भी जब जाते थे तो समझ में नहीं आता था कि यार सच्चाई किधर से पकड़े। ऐसे बहुत से किसान, क्रेडिट कार्ड के किसानों को मैं जानता हूं जो हरामखोरी करते हैं, नहीं देते पैसे, उनको पता सरकार बदलेगी, माफ हो जाएगा। ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं। तो के एक पक्ष की बात सुन के उसको एकदम से दोषी मान लेना, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन एक मर्यादा है। जिस घटना की वजह से आज हम ये शो कर रहे हैं वो क्राइम है। उसमें जिस भी फाइनेंस कंपनी ने ऐसा किया है उसको जेल में डालना चाहिए तुरंत। कि आप किसी की पत्नी कैसे बैठा सकते हैं, या धमका भी नहीं सकते। आप फोन पे धमकी नहीं दे सकते, ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। लेकिन सच क्या है, क्या वाकई ऐसा हुआ था? क्या वाकई वहां पे, जैसे वो बैंक वाले कह रहे हैं, प्राइवेट बैंक वाले, कि उनकी पत्नी तो आई थी, बैठी थी बातचीत करने के लिए, उस बैठने को उन्होंने बताया कि हमने बंधक बना लिया। अब सच क्या है हमको और आपको नहीं पता। वे वहां के ग्राउंड रिपोर्ट वाले ही बता सकते हैं, कि लोकल आदमी बता सकता है, वो बैंक वाले बता सकते हैं। वो व्यक्ति बार बार बयान बदल रहा है, वो बताएगा क्या समझौता हो गया, कुछ ले दे के समझौता हो गया, या फाइनेंस कंपनी ने मीडिया मैनेज कर लिया, आई डोंट नो। लेकिन ऐसी चीजें होती हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें एक लेवल की मर्यादा है फाइनेंस कंपनी की, उसको उसको नहीं लांघना चाहिए, वरना आरबीआई की तरफ से बहुत सख्त एक्शन लिए जाते हैं। ऐसा जो पिछली घटना हमने आपको बताई झारखंड वाली, उसमें एक्शन लिए गए थे आरबीआई की ओर से। तो दोनों पक्षों को इसमें ध्यान रखना चाहिए। इसमें ज्यादा डिटेल में मुझे लगता है जो लोग उस इलाके के होंगे वो ज्यादा बता पाएंगे। जी, हमारे साथ निर्मला नायक मैडम हैं, जबलपुर से ज्वाइन कर रही हैं, वहाँ की हाई कोर्ट की सीनियर एडवोकेट हैं, और आप बहुत सारे मध्य प्रदेश सरकार के जो आयोग हैं और दूसरे संगठन उनमें आप सदस्य हैं। आप पूरे देश विदेश में जाती रहती हैं जांच करने के लिए। निर्मला मैडम, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सबसे पहले जो ये रिकवरी एजेंट्स हैं, या जिनकी भाषा के आधार पर मैं कह सकता हूं गुंडे हैं, तो इनके पास क्या पावर्स होते हैं, और क्या ये किसी के घर में आ सकते हैं, धमका सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लीगली इनके खिलाफ क्या किया जा सकता है? आलोक जी, ये जो रिकवरी एजेंट होते हैं बैंक के, ये ना केवल निजी बैंकों के लिए होते हैं, ये शासकीय बैंकों में भी रिकवरी एजेंट होते हैं। और अभी आरबीआई के द्वारा ऐसा एजेंसी अपॉइंट करने की परमिशन भी दे दी गई है, गाइडलाइन के अंतर्गत है। परंतु रिकवरी एजेंट्स की मर्यादा है, जैसा कि नीरज जी ने अभी कहा कि उनकी एक मर्यादा है। उनके पास अथॉरिटी लेटर होना चाहिए, उनके पास आई कार्ड होना चाहिए, उनकी समय अवधि होना चाहिए सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक। अंधेरे में किसी के घर वो नहीं जा सकते। किसी के परिवार, पत्नी या दोस्तों से निजता के विषय पर बात नहीं कर सकते कि उन्होंने लोन लिया है या रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं। इसके बाद वो किसी तरह की धमकी नहीं दे सकते। इसको अवैध टॉर्चर कहा गया है और इसमें सीधी एफआईआर है। किसी के ऑफिस या घर में जाकर के तमाशा नहीं कर सकते, पड़ोसियों के सामने कोई चर्चा नहीं कर सकते। ये उनके लिए आरबीआई से 5 नियम बताए गए हैं। इन नियम के अंतर्गत रिकवरी एजेंट जा करके या फोन पर वसूली के लिए चर्चा कर सकते हैं। ये तो हो गई नियम की बात। अब इसके बाद भी अगर ऐसा लगता है, जैसा नीरज जी ने कहा कि दोनों पहलू होते हैं, कभी कभी कोई बोरोवर रिपेमेंट नहीं करता है और कभी कभी बैंक भी अत्याचार करती है। तो अगर बैंक अत्याचार कर रही है तो रिकवरी एजेंट के खिलाफ शिकायत होती है। जैसे अगर आप जिस मामले पर बात कर रहे हैं, झांसी के मामले पर, इसमें तो निश्चित रूप से 363 का अपराध बनता है कि आप किसी के परिजन को कैसे ले जाकर के बिठा सकते हैं। यानी ये तो सॉर्ट ऑफ अपहरण है, तो ये तो आपराधिक घटना है। परंतु एजेंट के एटीट्यूड के अगेंस्ट एक एनबीएफसी, इनका एक फोरम होता है, नेशनल बैंक फाइनेंस कंपनी का फोरम होता है, वहां पर कंप्लेंट की जा सकती है कि ये रिकवरी एजेंट का जो इस बैंक के बिहाफ में आया था, सो एंड सो ने इस तरीके की घटना की। इसके अलावा बैंकिंग लोकपाल भी है। तो 4 तो है बोरोबर के पास, बशर्ते बोरोबर फेयर हो। आलोक जी, मैं एक घटना बताना चाहती हूँ। आजकल किस तरीके की बैंकिंग हो रही है। जैसे आपको मालूम होगा कि 1994 में फर्स्ट टाइम निजी बैंक भारत में आई। उसके बाद से आज तक 21 निजी बैंकों को आरबीआई ने
लाइसेंस दिया हुआ है फाइनेंस कंपनी जनरेट करने के लिए। अब ये क्या करती हैं, दूर दराज गांव में, जैसे मैं रायसेन की घटना बता रही, रायसेन के सराउंडिंग जितने भी गांव हैं, जितने भी 10-12-15 एकड़ के किसान हैं, सबकी जमीनें जो हैं लोन में है और निजी बैंकों के पास में है। अब मजेदार बात यह है कि ये एजेंट जो लोकल एजेंट है उनको नियुक्त करते हैं, फिर वहां से वो जमीन को गिरवी रखवाते हैं, और एक गांव का जो कहना चाहिए ना सॉर्ट ऑफ एजेंट हो गया या मुखिया हो गया, वो उसमें कुछ परसेंट का हिस्सेदार होता है। व्यक्ति को पता ही नहीं कि उसने कितनी जमीन रख दी। अब अगर उसने कुछ रिपेमेंट किया तो बीच का एजेंट खा जाता है, वो बैंक तक पहुंचा नहीं। जब ये बड़ी रकम हो जाती है तो बैंक आकर के उनकी जमीनें हड़प लेती है, और ये उनको तब पता चलता है क्योंकि ये एग्रीमेंट में लिखा होता है कि हमारा जो जुरिडिक्शन होगा वो मुंबई होगा, कलकत्ता होगा, राजस्थान होगा, दिल्ली होगा, तो वो छोटा किसान वहां तक जा ही नहीं पाता। बहुत अलग तरीके के बैंकिंग फ्रॉड चल रहे हैं, इन पर लगाम लगी है बैंकिंग लोकपाल के बाद, परंतु बहुत ज्यादा नहीं। परंतु ये जो झांसी की घटना है निश्चित रूप से आपराधिक है, ऐसा अधिकार बैंकिंग एजेंट्स को नहीं है। विनय पाठक जी हमारे साथ हैं। विनय पाठक जी प्रोफेसर हैं और आईआईटी में वो जानते हैं, टेक्निकल आदमी हैं। विनय पाठक जी, लोग लोन लेते ही क्यों हैं जब किस्त नहीं दे पाते हैं? तो देखिए, जो बात नीरज जी ने कही, पहली चीज तो मैं पूर्णतया उससे सहमत हूँ। दूसरा जो अब आप कह रहे हैं, तो ये तो हमारी पुरानी परंपरा थी कि हम सूखी रोटी खा के मर जाएंगे मगर कर्जा नहीं लेंगे, और वहां से हम कहाँ चल के आ गए, यावत जीवेत सुखम जीवेत, और कर्जा लेके घृतम पीवेत। घी पीने तक भी सही था, अब तो आदमी कर्जा लेके दारू भी पीने लगा है। तो अगर आप कर्जा लेंगे तो आप फिर अपने आत्मसम्मान की बात मत करिए, मगर जो कृत्य झांसी में किया गया उसको किसी भी तरह से डिफेंड नहीं किया जा सकता। हम ये कह रहे हैं कि कर्जा लेने की इतनी आवश्यकता नहीं है, अगर आप अपनी जरूरतों को सीमित कर लें तो। मान लीजिए मेरे पास आईफोन नहीं है, तो ईएमआई पे लेने की क्या आवश्यकता है, और ईएमआई पे लेंगे और फिर ईएमआई नहीं चुका पाएंगे, तो इसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। फिर उसमें कोई ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे रिकवरी एजेंट आया मेरा साइकिल लेके चला गया। अब भाई आईफोन लिए हैं और साइकिल से चल रहे हैं और पैसा नहीं देंगे तो ले ही जाएगा। आप किसी को पैसा दे दीजिए, मान लीजिए 15-20 लाख रुपए, और पैसा ना दे तो आप जहां बैठेंगे, जैसे निकिता का हनन मैडम बता रही थी, हर जगह यही कहेंगे कि फलाने पैसा ले लिए। और आजकल गांव में एक बहुत बढ़िया कहावत चलने लगी है कि अगर आपको कोई याद न कर रहा हो तो उससे उधार ले लीजिए, वो आपको हर जगह याद करेगा। वापस न करिए, जहां मिलेगा वहां आपकी चर्चा करेगा। तो अनुज शुक्ला जी, ये तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अनुज शुक्ला जी। तो हमें आपसे 2-3 चीज जानना चाहता हूँ। पहला, क्या जो रिकवरी एजेंट्स की बदतमीजी है, जैसे विनय पाठक जी कह रहे हैं कि अगर आपने लोन लिया है तो स्वाभिमान और आत्मसम्मान ये सब भूल जाइए, तो क्या ये भौतिक जगत के साइड इफेक्ट्स हैं? दूसरा प्रश्न मैं आपसे बाद में पूछता हूँ जी। हाँ, देखिए आलोक जी, दरअसल मेरा नंबर बाद में आया है, तो नियमों की चर्चा हो चुकी है और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इसकी भी चर्चा हो चुकी है, सारे दर्शक सुन चुके हैं। मैं उसी नहीं, घटना अगर आप को कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। जिस घटना पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, मैं उसी घटना के बारे में कुछ अलग अलग पहलू पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि नियम मेरे लिए बताना सही नहीं रहेगा, तमाम वरिष्ठ लोग जानकार लोग बैठे हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जब हम किसी भी घटना पर चर्चा करते हैं तो बड़े शहर के एसी रूम में बैठकर अगर हर पहलू पर विचार नहीं होगा तो चर्चा अधूरी रह जाएगी। आईफोन से कंपेयर करना माफ करिएगा विनय जी, बहुत आसान है, लेकिन बिल्कुल अगर हम सोशियो इकोनॉमिक कल्चर को देखेंगे तो जो व्यक्ति, जो पति पत्नी 40,000 रुपए का सिर्फ लोन लेते हैं, 2100-2200 रुपए जो मासिक किस्त नहीं भर पाते हैं, उनकी स्थिति क्या होगी? क्या गाँव के आदमी को इज्जत प्यारी नहीं है? क्या उन्होंने कोई प्रयास नहीं किए होंगे कि एजेंट उनके घर तक ना पहुंचे? यहाँ मैं एक लाइन और जोड़ना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितना मैंने पढ़ा या जितना मैंने कॉल करके जानकारी ली, रिकवरी एजेंट ऐसा कोई नहीं पहुंचा था, बैंक का ही एक लोअर लेवल का अधिकारी पहुंचा था, जबकि बैंक को डायरेक्ट कांटेक्ट करने का, रिकवरी करने का कोई राइट्स नहीं है। बैंक वाले रिकवरी पे डालते हैं, रिकवरी के लिए थर्ड पार्टी होती है और थर्ड पार्टी के लिए आरबीआई ने तमाम गाइडलाइंस बनाई हुई है। दूसरी बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि गाँव से हम सब जुड़े हुए हैं, अगर हम अपने आस-पास थोड़ी-सी भी नज़र दौड़ाएँगे, तो ये कोई बहुत बड़ी बैंक नहीं थी जो समूह का लोन देते हैं। समूह का लोन देने वाली छोटी बैंक थी।
समूह का लोन देने वाले बैंक, बैंकिंग के अधिकारी, बैंकिंग के कर्मचारी कितना गबन करते हैं, कितना ना पढ़े लिखे लोगों को मिसगाइड करते हैं, कितनी बुजुर्ग महिलाओं को जो मासिक पेंशन आती है, वृद्धावस्था पेंशन, उनका अंगूठा लगवाकर कई महिलाएं आज भी आलोक जी गांव में हैं जो पूछने जाती हैं, वो रुपए निकालने नहीं जाती, वो पूछने जाती हैं, बेटा जरा देख कर बता देना कि मेरे अकाउंट में अब कितने रुपए हो गए हैं। अच्छा ठीक है अम्मा, अंगूठा लगा दो, अभी बताता हूँ कि कितने रुपए हो गए हैं। उसके नाम पे 1000 रुपए का ट्रांजैक्शन हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो उस स्तर का आज भी महिला ने, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उस पे महिला ने कहा कि ठीक है, ये सच है कि हम जो है किस्त नहीं दे पाए, लेकिन साथ में ये भी कहा, अगर हम डिटेल में जाएं, कि 11 महीने तक 2200 की किस्त दी और बैंक वालों ने केवल 8 महीने की किस्त चढ़ाई है। मतलब 3 महीने की किस्त अभी भी बैंक ने गबन किया है। तो जिस व्यक्ति के लिए 40,000 रुपए मान सम्मान जिंदगी से बड़ा हो गए हो, उसके अगर आप 2200 के हिसाब से 6600 रुपए अगर गबन कर लेते हो, तो क्या ये जो है ये गलत नहीं है? क्या इस पहलू पर जो भी जांच कर रहा है वो विचार नहीं करेगा? क्या इसमें जो व्यक्ति पूरे 30 दिन में 2200 रुपए नहीं दे पा रहा है, वो बैंकिंग लोकपाल और इसकी मानवाधिकार की बात करेगा? क्या वो समर्थ होगा आरबीआई में जाकर शिकायत करने के लिए? तो सवाल ये है कि इस केस में क्या होगा, क्या नहीं होगा? पति झूठ बोल रहा है, बार-बार बयान चेंज कर रहा है, उससे निपटना पुलिस का काम है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से इस चर्चा को तो जन्म कम से कम दे ही दिया है कि जो ये लोन देने से लेकर और रिकवरी तक का सिस्टम है, वो कितना ट्रांसपेरेंट है, आरबीआई के बनाए हुए नियम कितने ज़्यादा मजबूत हैं और क्या जो आरबीआई हेड ऑफिस में जो नियम बन रहे हैं, वो आखिरी गाँव के आखिरी व्यक्ति तक उस व्यक्ति की जानकारी है या नहीं है, जागरूकता कितनी है, नियम कारगर कितने हैं, इस पर तो बहुत मजबूती से हर स्तर पे चर्चा ज़रूर होनी चाहिए। नियत जी, अनुज ने जो सवाल उठाया, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सारे नियम हैं, सारे कायदे हैं। निर्मला मैडम ने भी अपन को सबको समझाया कि क्या-क्या हो सकता है, क्या-क्या नहीं हो सकता। लेकिन ये सारी जानकारियाँ सिर्फ विजय माल्या और चौकसी को हैं, आम आदमी को, आम जनता को नहीं है। तो क्या आम जनता के हिस्से में सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन है और नियम कायदे सिर्फ बड़े लोगों के पास है? नियत जी। अलग भाई ऐसा नहीं है। देखिए अभी जो बात अनुज ने कही उससे मैं सहमत हूँ। उसमें एक बात और जोड़ दूं, उस व्यक्ति ने कहा कि हमने 11 महीने की किस्त दी है और 3 महीने किस्त जो बाकी वो किसी कौशल और 2 नाम ले रही मैंने उसको दिया है। और उसने किसको दिया है वो जाने। पूरी बात यह है कि उसने 11 महीने की किस्त दी है, 3 महीने किसी को टिका दिया उसने, वो कौन है पता नहीं, वो बैंक तक नहीं पहुंचे या बैंक का ही आदमी था, आई डोंट नो, वो जांच का विषय है। प्रश्न यहाँ पे ये नहीं है कि विजय माल्या को ज्यादा कानून पता है कि गांव के किसी व्यक्ति को मालूम है। प्रश्न यहाँ पे ये है कि अगर आप एक सिस्टम बना रहे हैं तो उस सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन हर व्यक्ति को करना पड़ेगा, ना सिर्फ उस व्यक्ति को जो लोन ले रहा है, उस बैंक को भी करना पड़ेगा और जो सरकार है पुलिस उसको भी करना पड़ेगा। इस देश में वो जिसकी बात करो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है समरथ नाम से, उसने बहुत सारे लोगों को लोन दिया होगा, हजारों लोगों को, और देश में माइक्रो फाइनेंस का बहुत बड़ा बिजनेस है। कितने % केस आप इस तरह के सुनते हैं? पॉइंट यहाँ पे है कि हम एक एक्सेप्शन को लेकर उसको रूल बना देते हैं कि नहीं, जनरलाइजेशन सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनियां चोर हैं या सारे व्यक्ति चोर हैं। दोनों गलत है सर। मैं यही तो कह रहा हूं, पहले स्टेटमेंट है कि आपको उस केस के डीप में जाना पड़ेगा। ना ही सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनी चोर है और ना ही हर व्यक्ति चोर है कि जो पैसा ले रहा है वो गबनी कर रहा है या जो बैंक दे रहा है वही गबन कर रहा है, सारे एजेंट बकवास है, ऐसा नहीं है सर। दूसरा, अब आप थोड़ा इसमें से इमोशनल क्वोशंट अलग हटाइए। धंधा चलता है प्रॉफिट पे। आप सोचिए आलोक जी, अगर आपने मुझे 2 लाख रुपए दिए और मैं आपका फोन उठाना बंद कर दूं और आप बहुत शरीफ आदमी हैं, आप मुझे गाली नहीं दे सकते, लेकिन आपके मन में क्या चलेगा आप मुझे जरा बताइएगा। ज्ञान देना बहुत आसान है। जो लाखों करोड़ों का बिजनेस करके बैठा लोन बांट रहा है, आप उसको कह रहे हैं कि आप मुझसे वसूली नहीं कर सकते, वो क्या करेगा मुझे बताइए। विजय माल्या से क्या कर लिया आपने? विजय माल्या के खिलाफ इतने सख्त एक्शन इसीलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि वसूली कर रही, वो आदमी भाग गया। वाइस वर्सा आप दूसरी तरफ जाइए कि जो व्यक्ति बेचारा, अगर 90 दिन का एनपीए का रूल है, अगर 91 दिन हो गए तो उसके पास एनपीए की नोटिस चिपक गई।
वो कह रहा भैया मैं बीमार हूं, मैं कानपुर में हूं, मैं लखनऊ में हूं, मैं अमेरिका में हूं, आपने ठोक दिया मेरे पर एनपीए नोटिस। वो भी गलत है कि आप एक दिन का लीव नहीं दे सकते। धंधे में जब आप एक सिस्टम बना रहे हैं, ये एक सिस्टम क्रिएट हो रहा है, सोशल सिस्टम क्रिएट हुआ जिसमें फाइनेंस सिस्टम इनकॉर्पोरेट हुआ। अब वहां पे आपको उसके रूल मानने पड़ेंगे। समूह का लोन था ये, क्या सारे समूह वाले डिफॉल्ट कर रहे हैं? क्या दे रहे हैं ना लोन वापस और ले रहे हैं? तो आपको इसको उसी नजरिए से देखना पड़ेगा कि आप जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं उनकी जैसी जिस घटना की हम लोग ऐसे उस गांव में बहुत सारे समूह ने लोन लिया होगा, क्या सबके साथ ऐसा रिकवरी एजेंट ने किया या सबका पैसा नहीं जमा किया? दोनों बातें गलत है। एक्सेप्शंस नेवर मेक रूल। इसलिए नीरज जी मैं आप आपकी बात समझ काम गया। कर रहे हैं, सिस्टम को समझिएगा। जी जी मैं आपकी बात समझ गया। मैं आपकी बात निर्मला मैडम तक ले जाता हूँ। मैडम जो नियम कायदे हैं वो मैं आपसे भी समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप वकील के साथ साथ और एक समाज सेविका भी हैं, आप अलग अलग आयोगों में सदस्य भी हैं। कि नियम तो आपने बता दिए, लेकिन जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसको ये पता ही नहीं वो कैसे निपटे इससे। मुझे भी नहीं पता था कि मुझे कोई धमकाता है तो आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। तो नियम कायदे जनता तक कैसे पहुंचे, कैसे वो उसका वो फायदा उठा पाए? आलोक जी, अगर आप ध्यान देंगे तो जिस समय लोन लिया जाता है तो जो लोनिंग डॉक्यूमेंट है आप देखें इतना बड़ा होता है कि उसको पूरा का पूरा पढ़ना हम पढ़े लिखे लोगों के बस की बात भी नहीं है। जिस समय हम लोन लेने जाते हैं हम इतने हम्बल होते हैं और लोन देने वाला भी इतना हम्बल होता है, हम बात व्यवहार में भी कम से कम 150 साइन करके आ जाते हैं और लोन ले लेते हैं। उसमें क्या टर्म एंड कंडीशन लिखी है उसको हम पढ़ने की जरूरत नहीं समझते। अब लोन लेने वाले 3 तरह के लोग होते हैं। एक, जैसे हम विजय माल्या जैसों की बात कर रहे हैं, उनके लिए लोन तो घर पे आकर के दिया जाता है। हम आप जैसों के लिए हमारी जरूरतों के हिसाब से होता है कि हमें घर बनाना है, कार लेना है, कुछ भी। अब हम अगर निचले तबके में जाएं या समूहों में जाएं तो इनके लिए लोन होते हैं, मोटरसाइकिल लोन होता है हार्डली, इसके बाद होता है मोबाइल का लोन होता है, छोटे छोटे से लोन होते हैं। तो ये कभी कभी चुका पाना संभव नहीं होता है। नियम कायदे इन लोगों को नहीं पता होते, ये बिल्कुल तय बात है। जब तक कि हम किताबों के पन्ने नहीं पलटाएं या हम किसी कानूनी विशेषज्ञ के पास नहीं जाएं तो ये वास्तव में रिकवरी एजेंट के क्या अधिकार हैं या किसी बोरोवर के क्या अधिकार है, ये किसी को नहीं पता। नॉर्मली लोग ना जानने की कोशिश करते हैं, ना लोगों को पता है। तो ऐसे में कन्फ्लिक्ट्स आते हैं। सो फार एज रिकवरी एजेंट इज कंसर्न या बैंक ऑफिसर, जो उन्होंने कहा एक छोटा सा बैंक अधिकारी गया, तो आलोक जी अभी सर्वे के अनुसार ये पता चल रहा है कि जो निजी बैंकों में लोग काम कर रहे हैं ये हार्डली 3 महीने से 3 साल तक ही वहां काम कर पाते हैं। इनके पास इतना प्रेशर होता, पहले इनको अकाउंट लाना है, बरोबर लाना है, फिर इनको रिकवरी लाना है। वैसी स्थिति में इनके पास बहुत ज्यादा तनख्वाह नहीं होती, 8-10 हजार, 12 हजार, 15 हजार, हार्डली 20-25 हजार की नौकरी ये करते हैं। तो किसी का बीच में मन खराब हो जाना कि किस सही जगह जमा नहीं हुई या फ्रॉड हो जाना भी संभव है। तो ये तो तय है कि नियम लोगों को नहीं पता जब तक कि वो फंस नहीं गए। कोर्ट जी कहती मैम। है पब्लिक मनी है, आपको वापस करना पड़ेगा एनी हाउ। जी मैम। तो कोर्ट का भी अनुज जी, प्रेशर रहता है। नीरज वाजपेयी जी की एक पसंदीदा गजल है कि दिल लेने के वास्ते तुमने मिन्नतें की बार बार, और कैसा मुंह फेर लिया काम निकल जाने के बाद। तो अनुज जी, जब ये लोग बनवाते हैं आई का तो बहुत सारे मेल करते हैं, वो लोग आपके घर आते हैं, प्लीज क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, प्लीज पर्सनल लोन ले लीजिए, अरे कार तो आप खरीद ही ले लीजिए। मेरे पास भी आते हैं लोग, आपके पास भी आते होंगे। और जैसे ही आपकी एक किस्त होती है तो फिर वो सुंदर सी महिलाएं जो आपके घर आती हैं, जब आप बैंक जाते हैं तो चाय पिलाती हैं, वो नहीं दिखती, फिर वहां से गुंडों की आवाज आती। तो ये क्या मामला है अनुज जी? आलोक जी जितना मेरा अल्प ज्ञान कहता है, इंडिया का बैंकिंग सिस्टम हमारे आपके सेविंग अकाउंट से नहीं चल रहा है। इंडिया का पूरा बैंकिंग सिस्टम लोन से चल रहा है, लोन के इंटरेस्ट से चल रहा है। उसी से 5 स्टार कल्चर के ऑफिसेज बन गए हैं बैंक के। और ये जो व्यवस्था है, हालांकि मैं इस बात को भी मानता हूं कि रिकवरी एजेंट की सहायता लेना बैंकिंग सेवाओं का बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाले प्रोवाइडर्स उनकी मजबूरी है। लेकिन सच ये भी है कि जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है तो थर्ड पार्टी को भी, हालांकि ट्रेनिंग के दौरान तो पूरी गाइडलाइंस बताई जाती है, रिकवरी एजेंट को एक एक गाइडलाइन पता होती है क्योंकि जॉब मिलने से पहले ट्रेनिंग होती है। लेकिन जैसा निर्मला मैडम ने कहा अभी, जो प्रेशर होता है, इन कई कई रिकवरी एजेंट हैं जो सैलरी पर काम नहीं करते, वो रिकवरी के अकॉर्डिंग कमीशन पर काम करते हैं। शाम को उन्हें पता है कि अगर फील्ड विजिट के बाद शाम को ऑफिस जाएंगे तो बॉस की गाली ना पड़े तो केस को क्लोज करके जाना है। रिकवरिंग एजेंट भी बहुत सारी समस्याएं फेस करते हैं।
लोग पुलिस बुलाते हैं, लोग 4 झूठे आरोप भी लगाते हैं, लोग जो है छेड़खानी का भी आरोप लगा देते हैं, गाँव के लोग मारपीट भी कर देते हैं। तो बैलेंस तो बना हुआ है, गुंडागर्दी दोनों तरफ है, यही कलयुग है। चलिए लेकिन अनुज जी, समय कम है तो मैं विनय पाठक के पास जाऊंगा, फिर नीरज जी से समापन करवाऊंगा। विनय पाठक जी, ये लोग क्या जानबूझ के भी ऐसा करते हैं कि लोन ले लेते हैं और फिर देते नहीं है? विनय जी। हाँ, बिल्कुल आलोक जी, नीरज जी ने भी कहा, और ऐसे बहुत केस आपको मिल जाएंगे कि लोग लोन ले लेते हैं और लोन नहीं वापस करते हैं। और क्रेडिट कार्ड में तो ऐसा है, ये ग्रेटर नोएडा में मैं 3-4 केस बता दूंगा। वो मैडम ने कहा है निजता का हनन होगा, तो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। 3-4 तो ऐसे लोग हैं जो कई बैंक का क्रेडिट कार्ड बनवाए, लिमिट खत्म किए, तोड़ के फेंक दिए, और फोन भी नहीं उठाते हैं। और एक लाइटर मूवमेंट पे मैं शुक्ला जी के लिए कहना चाहता हूँ कि अगली बार जब मैं डिबेट में बैठूंगा तो एसी निकाल के बैठूंगा, जिससे कम से कम डिबेट पूरी हो जाए, डिबेट अधूरी ना रहने पाए। कल इसको मैं बुलवा के निकलवा दूंगा। लोन पे तो नहीं है ना एसी? मैं आम नहीं, आदमी का लोन पे समझ नहीं है, नहीं तो लोन पे रिकवरी नहीं एजेंट है। ले जाएगा। नीरज जी, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, नीरज वाजपेयी जी, कि पहले जो है जो बड़ी सुंदर सी लड़कियां बहुत मीठी आवाज में बात करती थी कॉल सेंटर्स में, अब इनकी जगह जो गुंडे भर्ती हो गए, तो क्या कोई पॉलिसी चेंज हुआ है क्या बैंक का? समापन में आपसे नहीं नहीं, पूछना चाहूंगा। नहीं हुआ है। ये अनुज ने जो भी कहा ना वही है कि देखिए, रिकवरी एजेंट का भी एक टारगेट है, उसको भी शाम को जाके मुंह दिखाना अपने बॉस को और कमीशन भी लेना है। तो प्रेशर है ना उसके ऊपर, टीवी बेचने वाले के ऊपर प्रेशर है, सेल्स हर सेल्स के आदमी के ऊपर एक प्रेशर है कि हमको शाम को हिसाब देना है। तो वो उसी हिसाब से नियम को दाएं बाएं तोड़ के करता है, वो पार्ट एंड पार्सल है। तो मैं यही लग रहा कि दोनों साइड में ये चीज चल रही है। आप मान लीजिए रिकवरी करने गए, उसके घर में वो व्यक्ति नहीं जिसने लोन लिया, उसने कहा है नहीं, आप 6 बार जा चुके, वो मिलता ही नहीं है, क्या करोगे आप बताओ? पुलिस के पास जाओगे तो पुलिस क्या करेगी इसमें? दोनों तरफ समस्या है। जो अनुज ने कहा वो सही, इधर भी गुंडागर्दी उधर भी गुंडागर्दी, एक बैलेंस की जरूरत है। जो निर्मला मैम ने कहा ना, मैं उसको एक चीज कहना चाह रहा था कि जानकारी कैसे पहुंचे। ये फैक्ट है कि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है, वो अशिक्षा के कारण हो सकती है, अवेयरनेस के कारण हो सकती है, या जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि बहुत पढ़े लिखे लोग, हमारे आपके जैसे या हमसे भी ज्यादा क्वालिफाइड लोग, जब लोन लेने जाते हैं होम लोन, तो उसके साइड में एक जो 1.5 पेज मिलते हैं जो बहुत बारीक अक्षर में लिखा रहता है, उसमें आपको साइन करना होता है। मैं लिख के दे रहा हूं कि 99% लोग उसको पढ़ते नहीं है, साइन कर देते हैं, क्योंकि आधा घंटा आपके पास है नहीं। तो गांव वाले के पास तो बिल्कुल ही नहीं है आधा घंटा, आपके पास नहीं तो उसके पास कहां से होगा? लेकिन मेरे पास 1 घंटा है रील देखने के लिए। ठीक है, मैं दिन भर रील देख सकता हूं, लेकिन आधे घंटे उस लेटर को नहीं पढ़ सकता हूं जिसमें मेरी जिंदगी बनी हुई है। तो साहब, गलती दोनों साइड में है। क्यों नहीं पढ़ते आप? किसने रोका आपको? आप लोन लेने जा रहे हैं तो आप नियमों को पढ़ भी लीजिए ना साहब, वसूली के लिए क्या क्या होगा। रील दिन भर बैठ के देखेंगे गांव के लोग, शहर के लोग भी, लेकिन वो एक पन्ना पढ़ने के लिए उनकी नानी मरेगी कि अरे आधा घंटा कौन पढ़े यार, छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, अरे साइन करो, ठीक है साहब कर दे। दिस इज द प्रॉब्लम सर। और इसको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी किसी सिस्टम पर नहीं डाली जा सकती। मुझे अपने ऊपर वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि मैं पढ़ूं, उसको देखूं, समझूं किस कंडीशन पे मैं लोन ले रहा हूं। मान ही नहीं सकता कि उसमें लिखा ना हो, स्टोरी कैसे होगी आपकी। निर्मला मैडम कुछ ऐड करना चाह रही हैं इससे पहले कि मैं शो समाप्त करूं? निर्मला मैडम। आलोक जी, मैं आपको एक घटना बता रही हूँ कि ये तो हम निजी बैंकों की बात कर रहे हैं, हम एक राष्ट्रीयकृत बैंक की बात कर रहे हैं, जिन्होंने एक बुजुर्ग महिला को लोन दे दिया 34 लाख। ठीक है, और 2008 में वो लोन ले रही है, 2012 में उसकी मृत्यु हो रही है, 2018 में उनके बच्चों से 94 लाख रुपए की वसूली का नोटिस आ रहा है। यानी ये क्या करते हैं, जिस समय लोनिंग डॉक्यूमेंट होते हैं, हाँ हाँ भाई साहब हम भर लेंगे, छोड़ दीजिए, और वो जब रिकवरी की बात आती है उसको मनमाने तरीके से भरा जाता है। जो हम लोग एडवोकेट्स के पास जब डॉक्यूमेंट आते तब हम उसमें से दाल चावल, खिचड़ी में से दाल चावल अलग करते, तब पता चलता है कि क्या हुआ। इस शो के माध्यम से मैं एक जानकारी आपको जरूर दे दूं कि अगर कोई बारोबर है और वो कोई किस्त उसकी जंप हो रही है, तो वो अगर एक एप्लीकेशन मूव कर देता है कि किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से हम ये किस्त नहीं जमा कर पा रहे, इतने इतने समय में जमा कर देंगे, तो जब तक उस एप्लीकेशन का डिस्पोजल नहीं हो जाता है, कोई भी रिकवरी परमिसेबल नहीं है। और ये ऐसी बहुत जानकारियां महत्वपूर्ण जानकारी दी मैडम आपने। हाँ विनय जी, ऐसी आप जानकारी समाप्त करिएगा, क्या कहिए? नहीं, विनय बस जी वो कुछ क्या? मैडम, हाँ मैडम ने बहुत बढ़िया जानकारी दी। वो जो कहा कि हम लोग कभी कभी बिना, उस कहते हैं कि आप ही भर लीजिएगा, तो यही तो समस्या हो गई। जब बिना कुछ किए हम सब चाहते हैं, बिना गाय रखे दूध चाहते हैं,
तो यूरिया वाला दूध कभी कभी पीना पड़ जा रहा है। तो उसी तरह जब आप फार्म भी नहीं भरेंगे और पैसा चाहिए तो जो कह रहा है भर लेंगे वो कुछ भी भर लेगा फिर, और क्या होगा। चलिए, मुझे उस बात का डर लग रहा है कि जब अनुज शुक्ला के कहने पे विनय जी अपना एसी निकाल देंगे तो गर्मी और ज्यादा होगी, तो आने वाले दिनों में डिस्कशन आपको और भी ज्यादा गर्म जोशी वाला दिखेगा। लेकिन आज का मुद्दा गंभीर था, आज का मुद्दा आपको बहुत भी सीरियस था। आप उस परिवार के बारे में सोचिए, अगर एक घटना सच है कि किसी की पत्नी को इसलिए बंधक बना लिया जाए, कहा जाए कि बाकी किस्तें दो तो तुम अपनी पत्नी को वापस ले जा सकोगे। हालांकि भारत की कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार पुलिस ने इस बात का खंडन किया है। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, कौन सही कौन गलत, कितना सही कितना गलत। आज आप लोगों ने हमें शो में हिस्सा लिया, आप सबका आभार। और आप लोगों ने मेरी बात सुनी, इस सब के लिए भी आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।